वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में मोंगोडीबी एटलस पे एंड किया था। मोंगोडीबी एटलस को हमने देखा था सेटअप किस तरीके से होता है। मोंगोडीबी में हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नोड जेएस। सही, तो अभी नोड जेएस में हमारा सिनेरियो ये होगा कि भाई हम नोड जेएस की एडवांस पे नहीं जाएंगे। एडवांस पे जब जाएंगे जब हम रिएक्ट पढ़ चुके होंगे, तो नोड जेएस की बेसिक्स देखेंगे और उसके बाद हमारे पास रिएक्ट जेएस। क्योंकि अगर तुम पहले एपीआई क्रिएशन हमने कर ली और फिर उसके बाद तुम फ्रंट एंड पढ़ रहे हो बेसिक रिएक्ट जेएस को, फिर उसके बाद दोबारा तुम कहाँ पर आते हो, एपीआई क्रिएशन पे आते हो, तो वो सब भूल चुके होगे तुम कि क्या बनाया था, क्या एपीआईज बनाई थी, क्या क्रिएट करी थी। तो उसका बेहतर हल यही है कि भाई पहले नोड जेएस की बेसिक्स, यानी कि तुम्हारे पास नोड जेएस का तुम्हें नो हाउ हो जाए, उसके बाद रिएक्ट जेएस पे, और देन फिर उसके बाद तुम्हारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो नोड जेएस और उसके साथ हम एक्सप्रेस में थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। तो प्लस एक्सप्रेस क्या होता है वो भी चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फिर इन डिटेल रिएक्ट जेएस के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि भाई एपीआई क्रिएट करके फिर उसके साथ रिएक्ट जेएस दोनों का आइडिया हो जाएगा, तो दोनों को फिर यूज़ कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। सही, तो यहाँ पर नोड जेएस पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास नोड जेएस क्या होता है, क्या चीज़ है। वो हमने फ्लटर में भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी, तो उसको यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं नोड जेएस में कि हमारे पास बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और क्यों हम कर रहे होते हैं नोड जेएस का इस्तेमाल। सही, हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नोड जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट, एक तो पहली चीज़ है जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है। सही, जावास्क्रिप्ट की ही बात हो रही है मेन। तो जावास्क्रिप्ट इंजन मौजूद है, लेकिन ऐसा इंजन है जो कि सर्वर पे रन कर सकता है। पहले की जावास्क्रिप्ट जो तुम्हारे पास है वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट तुम्हारी कहाँ तक महदूद है, वो सिर्फ फ्रंट एंड तक महदूद है। यानी कि फ्रंट एंड पे जो भी तुम्हारे पास क्लाइंट पे काम हो रहा है वो क्लाइंट फ्रंट पे जा सकता है, डेटाबेस तक नहीं जा पा रहा। नोड जेएस के बगैर जावास्क्रिप्ट जो सिंपल है तुम्हारी, वो तुम्हारे डेटाबेस तक पहुंच नहीं सकती, वो सिर्फ तुम्हारे ब्राउज़र तक रहती है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई नोड जेएस जो है वो क्या करता है, आउटसाइड द ब्राउज़र लेकर चला जाता है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा क्या है, पूरा कंप्लीट है कि भाई अगर मैं जेएस के थ्रू, नोड जेएस के थ्रू ब्राउज़र से बाहर जा रहा हूँ, यानी कि डेटाबेस की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा सर्वर साइड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। सही, तो यही चीज़ मोटिव है नोड जेएस के बनाने का, यानी कि जावास्क्रिप्ट को क्या करने का, कन्वर्ट करने का कि भाई डेटाबेस तक मैं पहुँचा दूँ, डेटाबेस तक जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाया जा सके। तो मेरे पास क्या होगा, सारी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। और ये कब हुआ था, ये तुम्हारे पास कोई इतना पहले नहीं है, 2000 की बात नहीं है, ये 2009 की बात है जब ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई थी। उससे पहले सिर्फ जावास्क्रिप्ट थी, आउटसाइड द ब्राउज़र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो तुम्हारे पास जो गूगल इंजीनियर था उसने क्या किया था कि भाई आउटसाइड द ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट लेकर आया था, और किसके साथ मर्ज करके लेकर आया था, C++ के, यानी कि जो बैक एंड लैंग्वेज है उसमें क्या इस्तेमाल किया हुआ था, जैसे C# पढ़ी है तो वैसे ही C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंक्लूड करके वो क्या किया गया है, जावास्क्रिप्ट के साथ वो नोड जेएस बनाएगा। और वो फाइल किस तरीके से बनाई गई थी, node.exe, यानी कि इंस्टॉलेशन फाइल। तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या है, V8 इंजन और प्लस C++ के साथ ये तुम्हारा नोड जेएस बना है। और नोड जेएस तुम्हारे पास क्या है, सर्वर है, और किस तरीके से तुम्हारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो तुम्हारी सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही हैं। सही, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो लिखा हुआ है 1995 में, तो वो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक प्रोग्राम रिटर्न किया गया था नेटस्केप एंटरप्राइज सर्वर में, जो सिर्फ क्या करता था, छोटा सा प्रोग्राम। प्रॉपरली लॉन्च जो है वो तुम्हारे पास क्या हुआ है, वो 2009 के बाद हुआ है, यानी कि नोड जेएस की सूरत में। ये सिर्फ जेएस सर्वर क्या है, ये कोई नोड जेएस, ये कोई चीज़ नहीं आई थी,
ये सिर्फ प्रोग्राम बनाया गया था जो जावास्क्रिप्ट को क्या कर रहा था, सर्वर साइड पे एक्सेस करवा रहा था, लेकिन प्रॉपरली लॉन्चिंग जो है वो तुम्हारे पास इस तरीके से 2009 के बाद हुई है। सही, तो नोड जेएस का आइडिया है, और नोड जेएस में हमारे पास क्या होती हैं चीज़ें, ये जो डायग्राम है ये एपीआई के हवाले से, यानी कि हमारे पास हमने वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट समझा है, तो वेब एपीआई हमने डॉटनेट में देखी थी, तो वैसे ही नोड जेएस पे बनती है, और नोड जेएस को इस्तेमाल किया जाता है वेब एपीआई बनाने के लिए, और उस पर फिर फ्रंट एंड पे कंजम्पशन कैसे होती है, वो होती है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या है, ये एपीआई रिक्वेस्ट है, यानी कि एक कोई लॉगिन की रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए एपीआई बनी हुई है, एक कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहा है उसकी एपीआई बनी हुई है, एक कोई ऑथेंटिकेशन के लिए, सेशन मैनेजमेंट के लिए कर रहा है उसकी एपीआई बनी हुई है। तो डिफरेंट एपीआईज तुम्हारे पास रिक्वेस्ट होती हैं, और वो तुम्हारे पास क्या कर रही होती हैं, पूरे इवेंट चला रही होती हैं, यानी कि पूरा डेटाबेस तक ये सारी एपीआईज रिक्वेस्ट हो रही होती हैं। सही, तो सिंपल तुम्हारे पास सारी चीज़ें आइडिया है वेब एपीआई का, तो इतनी डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ पॉइंट जो है एक्सप्रेस का मैंने जिक्र किया था, तो एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है, हर चीज़ की कोई फ्रेमवर्क होता है ना, जैसे हमने डॉटनेट फ्रेमवर्क था, दूसरा हमारे पास लारावेल फ्रेमवर्क है पीएचपी का, इसी तरीके से नोड, और फ्रेमवर्क क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है लेंथी प्रोग्रामिंग, अगर कहीं पर कोई ज़्यादा लंबा काम हो रहा है तो मैं उसको शॉर्ट करूं तो वो फ्रेमवर्क कहलाता है। तो यहाँ नोड जेएस में अगर मैं नोड जेएस में प्रॉपरली एपीआईज बनाने जाऊं तो वो क्या होंगी, ज़्यादा कोड होगा। तो उसके लिए तुम्हारे पास जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा था वो क्या है, वो तुम्हारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क होता है, यानी कि ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क है नोड जेएस को क्या करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है, और यही यूज़ होता है मोस्टली। बाकी व्यू भी है तुम्हारे पास, दूसरे भी हैं, तो ये एक्सप्रेस को क्या किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, एपीआई क्रिएशन। ये दोनों डिफरेंट नहीं है, और ना हमारे पास कोई ऐसा है कि मैं इसको भी करूँगा काम और इसको साथ साथ पैरेलल। नोड जेएस पे नहीं बनाई जाती हैं एपीआईज, एक्सप्रेस पे बनाई जाती हैं। हाँ, नोड जेएस के कुछ चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ें तुम्हारे पास क्या, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी की जाती है। सही, अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो नोड जेएस पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो रनिंग वेबसाइट्स हैं, अभी वो यूज़ कर रही हैं, यानी कि ज़्यादातर तुम्हारी वेब डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर नोड जेएस को बैकएंड, अब एज अ बैकएंड एपीआई ये तुम्हारी ज़रूरी नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि नोड जेएस पे बनाइए, तो मैं क्या करूँ, मैं रिएक्ट जेएस लाजमी है इस्तेमाल करना, मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ी है, वेब एपीआई बना के फायरबेस को हटा के तुम इसकी वेब एपीआई को भी कंज्यूम करवा सकते हो। कहीं पर भी वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट ऐसा है, कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन है, तुम बोल रहे हो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, मैंने नोड जेएस पे एपीआई बनाई हुई है, मैं कंज्यूम फ्लटर पे भी कर सकता हूँ। सही, उसके लिए फिर मुझे फायरबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं नोड जेएस पे जिसका यूज़ कर रहा हूँ, मोंगोडीबी का यूज़ कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी एक्सेस कर लूँगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है, नोड जेएस को इसलिए ज़्यादा, नेटफ्लिक्स क्यों शिफ्ट, एप्लीकेशन भी है इनकी और वेबसाइट भी है, क्यों है भाई, दोनों जगह एक ही चीज़ यूज़ हो रही है। वो एक जगह उन्होंने डेटाबेस पे बनाया काम, उसी एपीआई को क्या किया, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यूज़ कर लिया। सही, तो पेपाल है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उबर ये सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट है वेब एपीआई का हमारे पास, कि वेब एपीआईज को क्यों मोस्टली यूज़ किया जाता है। सही, तो अब देखो मेन चीज़ बेसिक्स में हमारे पास क्या क्या है, कोर मॉड्यूल्स होते हैं। कोर मॉड्यूल्स का मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरीज। सही, नोड जेएस के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और जो तुम्हें आगे एप्लीकेशन में नज़र आ रही होंगी कहीं इस्तेमाल होती हुई बीच में। सही, तो बीच में तुम्हें नज़र आएंगी फाइल की लाइब्रेरी, कुछ भी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स का मतलब कि मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नोड जेएस चाहिए और ये प्रोवाइड कर रहा है मुझे बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो वो चीज़, सबसे पहला काम, नोड जेएस की इंस्टॉलेशन मैं नहीं बता रहा, वो मैंने फ्लटर में भी बताई थी कि किस तरीके से करते हैं, और चेकिंग के लिए भी बताया था कि भाई यहाँ पर आके चेक कर लोगे नोड वर्जन, अगर है इसका मतलब है नोड जेएस तुम्हारा प्रॉपर्ली चल जाएगा।
सही। और इसके बाद आने के बाद क्या करना है भाई, अब वहाँ तो फ्लटर में हमने कुछ ऐसा नहीं किया था जो नोड से रिलेटेड था, सिर्फ वहाँ पर नोड जेएस की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर कोर मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं और सबसे पहले फाइल सिस्टम्स, कुछ 2-3 कोर मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं, सिर्फ हम आइडिया के लिए कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो अब देखो हर जगह दो ही चीज़ें हमारे पास नज़र आएंगी। फाइल सिस्टम मैंने फोल्डर ओपन किया तो यहाँ तुम्हें नज़र आ रहा है जावास्क्रिप्ट का मेन पार्ट सिंक्रोनसली होता है एक प्रोग्राम और एसिंक्रोनस होता है, सही। तो जावास्क्रिप्ट ने पहले कोर मॉड्यूल को कैसे सिंक्रोनसली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद एसिंक्रोनसली कैसे होता है वो तुम्हारे पास आ जाए। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अब देखो फाइल हमारे पास जो मॉड्यूल है कोर मॉड्यूल वो क्या है, फाइल सिस्टम नज़र आ रहा था फोल्डर, तो इसका मतलब है एफएस की बात हो रही है, सही, फाइल सिस्टम की। तो फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, मैं क्या करवा सकूं, एक फ़ाइल क्रिएट करवा सकूं, फाइल को रीड करवा सकूं, फाइल को अपडेट कर सकूं और फाइल को डिलीट कर सकूं। यानी कि फ़ाइल को क्या करूं, मैं क्रिएशन करूं और ऐसे करूं। और ये कब होता है, जब हम फाइल अपलोडिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशन में, तो उस वक्त यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है कि मुझे फ़ाइल क्रिएट करनी है, अपलोड करनी है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ें। या फिर ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर मुझे, जैसे हमारी विंडोज़ है, इसमें भी फ़ाइल क्रिएट हो रही होती है ना, फ़ाइल बनाते हैं हम राइट क्लिक करके, तो वो कैसे होता है, उसमें कोई फंक्शन लगा होगा ना। तो वही चीज़ हमारे पास ये फाइल सिस्टम का पार्ट है कि भाई हमारे पास फाइल सिस्टम में देखो, अब सबसे पहला काम, ये तुम्हें आगे तक ऐसे ही यूज़ करते हुए नज़र आओगे, तो मैं आगे सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही होंगी। कोई भी मॉड्यूल तुम्हें अगर इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हमारे पास रिक्वायर का एक फंक्शन होता है जो कि तुम्हारे पास तुम्हारी लाइब्रेरीज़ को क्या कर रहा होता है, यूज़ करवा रहा होता है। जैसे हम फ्लटर में क्या करते थे, ऊपर इंपोर्ट करते थे, सही, वही इंपोर्ट का पार्ट कैसा है, रिक्वायर, और लिखा हुआ है यूज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, किस लिए इस्तेमाल होता है, इंपोर्ट करवाने के। तो अब मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया एफएस नाम का, ये प्री नोड के साथ ही है। ये ऊपर देखो पूरा लिखा हुआ आ रहा है, मॉड्यूल एफएस इम्पोर्ट एज एफएस फ्रॉम नोड एफएस प्रोमिसेस, यानी कि एक बिल्ट इन बना हुआ है, सिर्फ हमने क्या करना है, इसको रिक्वायर करना है और रिक्वायर करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना, सही। तो वेरिएबल में स्टोर करवाओगे और तुम्हारे पास वेरिएबल में ये चीज़ पूरी फंक्शनैलिटी स्टोर हो, यानी कि जितने भी फंक्शंस होंगे इस लाइब्रेरी में वो सब एक्सेस करना शुरू कर देंगे, सही। तो अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या होगा कि तुमने पहली चीज़ क्या करनी, अब मैंने क्या किया, पहली चीज़ हमारे पास क्या है कि भाई एफएस जब हमने कर लिया है रिक्वायर, तो डॉट करोगे तुम्हारे पास सारे फंक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, पहली बात है कि भाई मुझे फ़ाइल को राइट करवाना है, तो अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फोल्डर स्पेसिफाइड चल रहा हूँ सिंक्रोनसली, तो राइट फाइल सिंक ये यूज़ करके फिर आगे क्या है, फिर आगे तुम्हारे पास फाइल का नाम और देन तुम्हारे पास आगे जो कॉमा लगाने के बाद आ रहा है वो कंटेंट है फाइल का, यानी कि एक फ़ाइल बन रही है और उसमें क्या जा रहा है, कंटेंट जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हमने क्या करना होगा, इस तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। और ये मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से अभी फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। तो अब देखो ये हो गया, अब ये चलेगा कैसे, मतलब मेरे पास यहाँ पर ये रिलेटिव पाथ पे बनेगी फ़ाइल, क्योंकि मैंने कोई एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया है, इसी के अंदर बनेगी, सही। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर नोड और फिर क्या करूँ, यहाँ पर फाइल का नाम दूँ जो जिसमें मैं कर रहा हूँ काम, क्या है, कोर modules.js, यही वाली फाइल है। एंटर किया तो यहाँ पर साइड पे देखो क्या हुआ, वही फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और जो जिस नाम से मैंने फ़ाइल बोली थी, जिस एक्सटेंशन के साथ, वो यहाँ पर क्या हुई, क्रिएट हुई। और उसके अंदर तुम्हारे पास कंटेंट क्या हुआ, एक ऐड हो गया कि भाई ये जो कंटेंट प्रोवाइड किया था, जो भी लिखा था। तो ये फॉर एन आइडिया है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। अब मुझे ये बताओ कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हुए आ रहे हो ना, हमेशा ये बात की जाती है, .NET में भी की थी, हर जगह की थी। तो डिफरेंस क्या होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में?
क्या होता है भाई, किसी को भी याद नहीं है क्या? अवेट का लगता तो है, लेकिन वो किस लिए करते हैं, हम काम किस लिए करते हैं? किसी चीज के लिए डिफरेंस होता होगा ना कुछ। सिंक्रोनस, हमारे पास सिंक्रोनस में क्या होता है, अगर जावास्क्रिप्ट में 3 फंक्शंस हैं और एक फंक्शन को टाइम लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी पे टाइम लेगा। यानी कि क्या होगा, तुम्हारे पास वेटिंग पे ही चलता रहेगा वो, कि भाई पहला फंक्शन, मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है, इसको फाइल क्रिएट करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगा, तो ये लेगा नीचे वाला जो भी कोड है। मैं अगर यहाँ पर बोलूँ दूसरा वाला कोड, अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ये भी दूसरे उसमें आएगा, सही। इसी को इवेंट लूप बोलते हैं। स्लाइड में मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो यही इवेंट लूपिंग होती है जो यहाँ तुम्हें डायग्राम में नज़र आ रही थी। और यहाँ क्या था, नॉन ब्लॉकिंग था, तो इसका मतलब है इसका ये सिंक्रोनस नहीं है, ये एसिंक्रोनस बेस्ड काम करता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास नॉन ब्लॉकिंग आयो का मतलब क्या है, ये नहीं है। अगर सिंक्रोनस यूज़ करोगे तो ब्लॉकिंग आयो ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको 2 सेकंड लग रहे हैं और ये वाला जल्दी हो सकता था, लेकिन ये फिर भी नहीं होगा। पहले वो टाइम लेगा, यानी कि लाइन की एग्जाम्पल होती है ना, लाइन में पहला बंदा जब तक कंप्लीट नहीं कर ले अपना काम, तो दूसरे बंदे की बारी नहीं आएगी, सही। और फिर वही लूप क्या होगा, वो चलता रहेगा, यानी कि पीछे बंदे आते रहेंगे, तो वो लाइन, उसी को इवेंट लूप बोलते हैं। यानी कि फंक्शन एक एक इवेंट क्या होता है, रिक्वेस्ट आ रही है मल्टीपल और इवेंट लूप चल रहा है बार बार फंक्शंस। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर रुक रुक के हो रही होती। अब उल्टा बता दो, एसिंक्रोनस में क्या होगा कि अगर हाँ, कि अगर ये टाइम ले रहा है, रख दो साइड पे, लेने दो इसको टाइम, ये करता रहे अपना काम, ये फाइल क्रिएट कर रहा है, इसको करने दो, आगे जो दूसरा फंक्शन है उस पे आ जाओ, सही। तो आगे काम करते रहो, उसी को नॉन ब्लॉकिंग आयो बोलते हैं। ये जो थियोरेटिकल वर्ड्स हैं, तो ये क्लियर होने चाहिए कि भाई क्या है कि नॉन ब्लॉकिंग आयो क्या होती है, तो वो एसिंक्रोनस में होती है, सही। तो ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई, सिंक्रोनस हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो देखो क्रिएट कर लिया, क्रिएट के साथ एक और चीज़ देख लेते हैं। अगला काम क्या होगा, क्रड ऑपरेशन ही है ना फाइल का, तो मेरे पास यहाँ पर मुझे रीड करना है फाइल को, सही। तो अब देखो यहाँ पर रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा, रीड फाइल सिंक्रोनस, और यहाँ पर रीड डॉट txt, सही। और यहाँ मैंने क्या किया, कॉन्सोल, वही जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट, कॉन्सोल डॉट लॉग बफ डेटा। अब इसको मैं बफ डेटा क्यों बोल रहा हूँ, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बफरिंग डेटा, क्योंकि मैं रीड करूँगा, मुझे ये डेटा दिखाएगा ही नहीं है, ये इस फॉर्मेट में ये वाला फंक्शन मुझे लेकर ही नहीं आएगा इस डेटा को। वो क्या करेगा, वो दूसरे फॉर्मेट में हमें दिखा रहा होगा। तो मैं दोबारा चलाता हूँ नोड कोर मॉड्यूल डॉट जेएस, तो नीचे देखो क्या हुआ, नीचे मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं आ रहा, जो मेरी फाइल में मौजूद है वो क्या दे रहा है, बफर डेटा दे रहा है, और उसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, सही। अब मुझे उस डेटा को क्या करना है, मुझे उस डेटा को देखना है, तो मैं फंक्शन की हेल्प लूँगा। कौन से फंक्शन की हेल्प लूँगा, यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ मैं उसी बफर डेटा के वेरिएबल के आगे क्या फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग का, यानी कि जो डेटा एक्चुअल है वो मुझे दिखाओ, और उसको वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो अब 2 चीज़ें प्रिंट होंगी, पहले बफर डेटा और फिर उसके बाद मेरा एक्चुअल डेटा। तो पहले मैंने बफर डेटा को स्टोर किया, उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और देन मेरे पास फाइनल क्या हुआ, मेरे पास जो एक्चुअल डेटा था वो आ गया, सही। तो इस सीक्वेंस में सारी चीज़ें देख लेते हैं, पूरा तुम्हारे पास पैटर्न तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो अपेंड फाइल, अब ये किसके लिए होगा भाई, ये क्या होगा अपेंड फाइल का मतलब, 2 चीज़ें हो गई ना क्रड में, हमारे पास क्रिएट हो गई फाइल, हमने रीड कर ली फाइल, तीसरा पार्ट क्या होता है, क्या हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, अपेंड फाइल्स, और अपेंड फाइल सिंक में वही फाइल का नाम देना है, और आगे मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, यानी कि ये रिप्लेस नहीं करेगा, ये अपडेट करेगा, उसी के अंदर आगे एडिशनल पार्ट देगा कि भाई यहाँ पर उसी फाइल के अंदर कंटेंट ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास
read.txt में एडिशनल आ गया कंटेंट, तो अपेंड कर दिया उसने, अपेंडिशन हो गई है। और लास्ट अगर मैं ये वाला काम करूँगा तो जाहिर है हमारे पास पूरा जो ऊपर का काम किया है वो सब डिलीट होने वाला है, यानी कि अनलिंक सिंक्रोनसली। यानी कि इसको अगर मैंने किया तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास अनलिंक हो जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट का फंक्शन खुद नहीं है, अनलिंक का होता है। तो ये भी इस्तेमाल हो रहा होगा। ये कब होता है, जब हम डिलीट कर रहे होते हैं फाइल को। मतलब मिसाल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इमेज है, मैं एप्लीकेशन में इमेज का यूज़ कर रहा हूँ, तो जब डिलीट करोगे रिकॉर्ड तो इमेज भी डिलीट होनी चाहिए, मेरी मेमोरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, अनलिंक का इस्तेमाल किया जाता है और इसी fs कोर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सही, तो वो प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ तो हम कमांड के थ्रू कर रहे हैं, वो बटन के क्लिक पे होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास अनलिंक का किया, अनलिंक को हम करते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा, ऊपर क्रॉस आ गया, यहाँ से साइड से चली गई फाइल और यहाँ पर ऊपर क्रॉस आ गया कि भाई ये आपकी डिलीट हो चुकी है फाइल यहाँ से, इस फोल्डर से। सही, तो यही सीक्वेंस है तुम्हारे पास कि सिंक्रोनस में कैसे क्रिएट की जाती है फाइल और किस तरीके से पूरा आगे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इसको नोट चेक करो और इसको इम्प्लीमेंट करो। Node.js सबके होगा पीसी में। इसको डायरेक्ट फोल्डर बनाओ, एक फाइल बनाओगे किसी भी नाम से, index.js कर सकते हो, script.js, और उसमें तुमने ये काम करना है टर्मिनल